हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है क्विज के सॉल्यूशन में। क्विज नंबर 18 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 18वीं क्विज हमारी ये थी, ठीक है ना। और डेली क्विज हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा रहे हैं। और ये क्विज आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है, क्यों बेनिफिट है, जानती हैं, ताकि हमारा सारा रिवीजन एक साथ चलते रहे। जो बच्चे रिपीटर्स हैं, जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं पिछले टॉपिक्स को भूलते जाते हैं। तो उन सारे टॉपिक्स को मेमोराइज रखने के लिए, ठीक है ना, एग्जाम तक वो चीजें हमें याद रहें, उन चीजों को हम लोग भूलें नहीं, उसके लिए हमने एक यूनिक प्रोग्राम, क्विज वाला जो प्रोग्राम है, ये हमने स्टार्ट किया था। डेली 5 क्वेश्चन हम आप लोगों को यहाँ पर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रिकॉल होते रहे। और बार बार रिकॉल करने से वो लंबे समय तक हम लोगों को याद होते हैं, लंबे समय तक वो बातें अपन को समझ में आती हैं, ठीक है। यहां हमें कहा गया है कि यदि स्मॉल एन एक धन पूर्णांक है, तो पहला सवाल था ये, x की पावर n प्लस एक्स ए की पावर n पूर्णतया x प्लस ए से विभाजित होगा। ये x की पावर n प्लस ए की पावर n x प्लस ए से कब विभाजित होता है? n बराबर 1 पर देखें तो ये x प्लस ए बनेगा, मतलब n बराबर 1 के लिए मामला सही है। n बराबर 2 के लिए देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा। क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक फैक्टर x प्लस ए होता है? नहीं होता है, मतलब n बराबर 2 पर ये वैलिड नहीं हो रहा है। n बराबर 2 पर ये वैलिड नहीं हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, सभी मानों के लिए नहीं है, सम मानों के लिए भी नहीं है, क्योंकि n बराबर 2 पर ये मामला गड़बड़ हो गया, है क्या नहीं। अब n बराबर 3 पर अगर आप देखोगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब का भी ये फैक्टर होता है। अब सम मानों को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, विषम मानों पे आप देखो, कोई भी देखो, एक्स की पावर 5 प्लस ए की पावर 5 तो उसका भी एक फैक्टर एक्स प्लस ए आएगा। एक्स की पावर 7 प्लस ए की पावर 7 तो उसका भी एक फैक्टर एक्स प्लस ए आएगा। मतलब एन का मान जब विषम होता है तो एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन का एक फैक्टर एक्स प्लस ए होता है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे। तो यहां इसका जो आंसर लगाएंगे अपन एन के विषम मानों के लिए लगाएंगे। अब अभाज्य संख्याओं के लिए तो है ही नहीं, ये ऑप्शन भी वैसे गलत हो गया। यहाँ एन बराबर 2 पे गड़बड़ हो गया। अब एन बराबर 2 से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो बचा कौन सा? एक ही तो ऑप्शन बचा हमारे पास, एक ही ऑप्शन तो हमारे पास बचा। यहां से अपन लोग चीजों को पता लगा सकते हैं, ठीक है, चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चीजें कैसे अपन, एक तो आंसर याद करने से मतलब नहीं कि हमने रट्टे लगा रखे हैं साथ आंसरों के। बात यह है कि कितनी बातें हम लोगों को समझ में आ रही है, कितनी चीजें अपन लोगों को पता लग रही है, ये हमारे लिए बेहद जरूरी है, हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। चलिएगा अगला सवाल देखें। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रम से 20 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर है। ये थोड़ा सा दूसरी भाषा लिख दी ऑपरेटर ने हमारे ने। यहाँ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ 37 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ओवेनिस्ट जीवा की जो लंबाई है वो अपन को दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ओवेनिस्ट जीवा की लंबाई कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो। दोनों सर्किल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो अपन लोगों को यहाँ पर ज्ञात करनी है। देखिए दो वृत्त बनाए, एक वृत्त हमने ये बनाया और एक दूसरा वृत्त हम लोगों ने ये बनाया। अब इस वृत्त का सेंटर मान लीजिए क्या है? C1, और इस वृत्त का सेंटर मान लीजिए क्या है? C2। अब इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी आप लोगों को यहां पर ज्ञात करनी है। दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी हम लोगों को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कब ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करनी है? इसके लिए कहा गया है कि ये जो ओवेनिस्ट जीवा है, इस ओवेनिस्ट जीवा की लंबाई क्या दे रखी है? 24 दे रखी है। और ओवेनिस्ट जीवा जो है वो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा द्वारा समद्विभाजित होती है। ध्यान देना यहां पर, यहां ओवेनिस्ट जीवा समद्विभाजित होती है, ना कि केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो है वो समद्विभाजित नहीं है। जरूरी नहीं है इस हिस्से की लंबाई और इस हिस्से की लंबाई बराबर हो।
लेकिन उभयनिष्ठ जीवा में इस हिस्से की लंबाई और इस हिस्से की लंबाई क्या होगी, डेफिनेटली बराबर होगी। तो पूरी लंबाई अपन को चॉइस दे रखी है, तो डेफिनेटली ये लंबाई हमारे पास 12 बचेगी। ये इस वृत्त की त्रिज्या हो गई, इस वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए कितनी है 20, और ये इस वृत्त की त्रिज्या हो गई, इस वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी हो गई 7। ये पॉइंट अपन m मान लेते हैं। तो यहां पर जो C1 m का मान आएगा, ये जो लंबाई हमारे पास आएगी, ये वाली लंबाई, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये कर्ण है और ये लंब है, और कर्ण में के वर्ग में से लंब का वर्ग घटाकर उसका अंडा रूट ले लिया जाए तो आधार का मान आ जाएगा। तो जो C1 m की लंबाई है ये हमारे पास कैसे आएगी, ये लंबाई आएगी 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप वैसे भी कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, a प्लस बी करोगे तो 32 और a माइनस बी करोगे तो 8। 32 को तोड़ दिया हमने 16 गुणा 2 में, इंटू में 8 है ही है, ये 16, ये 16, 16 इंटू 16 का वर्गमूल हमारे पास कितना आ गया 16। तो ये लंबाई हमारे पास कितनी आ गई 16 आ गई। अब C2m की लंबाई को देखेंगे जरा कि C2m की लंबाई कितनी आएगी साहब। तो C2m की लंबाई को देखने के लिए अंडा रूट में क्या करेंगे 37 का वर्ग, ठीक है, माइनस में क्या करेंगे 12 का वर्ग, माइनस में 12 का वर्ग, 37 प्लस 12 कितना हो जाएगा 49, और 37 में से 12 गए तो कितने हो गए 25, 37 में से 12 गए तो कितने हो गए 25, 49 इंटू 25, 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7, 25 का वर्गमूल हो गया 5, 7 पंजो कितना आ गया 35, 7 पंजो कितना आ गया 35। तो C2m की जो लंबाई होगी, C2m की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे पास 35। तो ये लंबाई हमारे पास हो गई 35। अब अपन को केंद्रों के बीच की दूरी चाहिए, इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 35 और 46 और 10 51 सेंटीमीटर। तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी, वृत्तों के केंद्रों के मध्य की जो दूरी निकल करके आएगी वो कितनी निकल करके आएगी प्यारे बच्चों 51 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर निकल करके आएगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखें। अगला प्रश्न यहां देखा जाए, एक अति परवलय एवं उसके संयुग्मी अति परवलय की उत्केंद्रताएं E और E' हैं। एक अति परवलय का जो समीकरण होता है, अति परवलय का समीकरण होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। और संयुग्मी अति परवलय का समीकरण क्या होता है, संयुग्मी अति परवलय में हमारे पास ये उल्टे माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर में 1 हो जाता है। संयुग्मी अति परवलय में दोनों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो इस कंडीशन में ए में और बी में जो रिलेशन होता है वो होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। और यहां से ई स्क्वायर माइनस 1 को अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ई स्क्वायर का मान निकालोगे तो ये आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो ये आपके पास कहानी बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। और अपन को चाहिए 1/e स्क्वायर का मान चाहिए, तो 1/e स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब संयुग्मी अति परवलय जो होता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो होता है, संयुग्मी अति परवलय में ये जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन में ए की जगह पर बी हो जाता है और बी की जगह पर ए हो जाता है। क्योंकि संयुग्मी अति परवलय में जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो संयुग्मी अक्ष में बदल जाती है और जो संयुग्मी अक्ष है वो अनुप्रस्थ अक्ष में बदल जाती है। तो यहां ये रिलेशन इसके लिए काम करता है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू उत्केंद्रता इसकी ई डैश बोल रहे हैं तो ई डैश का स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से अगर अपन 1/e डैश का स्क्वायर अगर निकालोगे तो इस रिलेशन में भी ए की जगह बी और बी की जगह ए हो जाएगा। तो डायरेक्ट अपन को ये चीज लिखनी आ जानी चाहिए कि इस चीज को अपन लोग डायरेक्ट नोट कर सकें। तो ये मान हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब इन दोनों को आप लोग जोड़ोगे तो जोड़ने पर हमारे पास ये कहानी क्या बनेगी 1/e स्क्वायर प्लस ई डैश का स्क्वायर बराबर, दोनों में एलसीएम आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर भी हमारे पास यही बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग दिया तो कितना आ गया प्यारे बच्चों 1 आ गया। तो ये मान हमारे पास क्या हो गया 1। तो एक अति परवलय और उसके संयुग्मी अति परवलय की उत्केंद्रताएं ई तथा ई डैश हैं।
तो 1/e² प्लस 1/e' स्क्वायर, ये मान किसके बराबर आएगा भैया? ये मान आएगा 1 के बराबर। ये मान किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। इज दैट क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट, यहां पर अपन इस बात को समझें। ये एक बहुत प्यारा सा लॉजिक है, शानदार कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझें। यदि एक रेखा युग्म ये आपको दे रखा है और इस रेखा युग्म तथा इस रेखा युग्म दोनों इस प्रकार है कि दोनों एक दूसरे के मध्य कोणों के अर्धक है, मतलब इस रेखा युग्म के मध्य कोणों के अर्धकों का समीकरण लिखा जाए तो ये आएगा, और इस रेखा युग्म के मध्य कोणों के अर्धकों का समीकरण लिखा जाए तो ये आएगा। तो इनमें से कौन सा रिलेशनशिप यहां पर फॉलो करेंगे? ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद हो जाए कि एक रेखा युग्म आपको दे दिया ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0, और इससे जो दो रेखाएं निरूपित हो रही हैं उन रेखाओं के मध्य कोणों के अर्धकों का समीकरण अगर लिखना है तो कोणों के अर्धकों का समीकरण लिखने का सूत्र होगा x² माइनस y² बटे a माइनस b बराबर xy/h। सरल रेखा युग्म आपको दे दिया ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0, और इसके मध्य कोणों के अर्धकों का समीकरण अगर हमें लिखना है तो कोणों के अर्धकों का समीकरण क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? x² माइनस y² बटे a माइनस b बराबर xy/h लिखेंगे। बराबर में क्या लिखेंगे? xy/h। तो यहां आपको ये बात समझ में आ गई, बराबर में xy/h लिखेंगे। तो यहां इस रेखा युग्म के मध्य जो कोणों के अर्धक हैं उनका समीकरण चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? x² माइनस y²। a का मतलब होता है x² का गुणांक 1 है, माइनस b का मतलब होता है y² का गुणांक माइनस 1 है, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। बराबर xy/h, h होता है xy के गुणांक का आधा, तो xy के गुणांक का आधा कितना है मेरे दोस्त? -m। कितना है? -m। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कहानी बन रही है -mx² प्लस my² बराबर 2xy बराबर 2xy। ठीक है ना? अब सबको मैं उधर ले जाऊं मान लो तो ये हो जाएगा m² x² प्लस 2xy और माइनस में हो जाएगा my² बराबर 0। हमारे पास ये आया, जबकि d ये रखा है, इसके मध्य कोणों के अर्धकों का समीकरण ये दे रखा है, अपना ये आ रहा है, मतलब ये समीकरण और ये समीकरण दोनों समीकरण एक ही बात को निरूपित कर रहे हैं। और जब दो समीकरण एक ही बात को निरूपित करें, जब दो समीकरण एक ही बात को निरूपित करें तो गुणांकों का अनुपात समान होता है प्यारे भैया। जब दो समीकरण एक ही गुणांक को निरूपित करें तो गुणांकों का अनुपात क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? समान हो जाता है। गुणांकों का अनुपात x² के गुणांकों का अनुपात कितना हो जाएगा? m² बटे m² नहीं है, m ही है, m² नहीं है यहां पर, ठीक है, स्क्वायर हटा देंगे तो यहां पर आ जाएगा m/a। ठीक है, बराबर में कितना आएगा? बराबर m/1, यहां a का मान इससे करने तुलना m/1, यहां करेंगे तो 2 बटे -2n, 2 बटे -2n ये मामला बनेगा, और बराबर में -m बटे -1। इन दोनों से अगर देखें 2 से 2 कट गया, -mn बराबर में 1, और इधर ले आएंगे तो ये कहानी हमारे पास हो जाएगी mn प्लस 1 बराबर 0। ये कहानी हो जाएगी हमारे पास mn प्लस 1 बराबर 0। तो रेखा युग्म ax² माइनस 2mxy माइनस y² बराबर 0 तथा x² माइनस 2nxy माइनस y² बराबर 0 इस प्रकार है कि एक युग्म दूसरे युग्म के मध्य कोणों के अर्धकों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो m और n में क्या रिलेशनशिप रहेगा? तो m और n में रिलेशनशिप रहेगा ये mn प्लस 1 बराबर 0। इज दैट क्लियर? चलिएगा, और कुल 18 का जो 5वां सवाल है, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं? ये प्रश्न भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं? सूत्र cos इनवर्स 1 माइनस x² बटे 1 प्लस x² बराबर 2 tan इनवर्स x। cos इनवर्स 1 माइनस x² बटे 1 प्लस x² बराबर 2 tan इनवर्स x के लिए रखता है। ये सूत्र कब वैलिड रहेगा? कब
काम करेगा ये सूत्र? हमेशा काम नहीं करेगा मेरे भाई। आपको पता होना चाहिए कि cos इनवर्स x की जो रेंज होती है ना, इसकी रेंज 0 से पाई होती है। cos इनवर्स में x का मान भले कुछ भी रख लो, लेकिन उसका जो आउटपुट आता है, उसका जो आउटपुट आता है वो हमेशा 0 से पाई के बीच में ही आता है, ना पाई से ज्यादा आता है ना 0 से कम आता है। तो यहां cos इनवर्स इसका जो मान आएगा वो 0 से पाई के बीच में आएगा, और इसका मान अपन को 2 tan इनवर्स x दे रखा है। तो मैं इस बात को बोल सकता हूं कि 2 tan इनवर्स x का जो मान आएगा वो पाई के बराबर या पाई से कम होगा, और 0 के बराबर या 0 से ज्यादा होगा। तो क्या बात यहां पर बोली जा सकती है? यहां पर ये बात हम लोग बोल सकते हैं कि जो 2 tan इनवर्स x का जो मान है, 2 tan इनवर्स x की जो वैल्यू है वो किस किस के बीच में होगी? 0 से पाई के बीच में होगी। अब जब ये मान 0 से पाई के बीच में है, अपन को तो x के मान चाहिए, तो 2 का भाग दे दूं। 2 का भाग अगर देंगे तो ये 0 लेस देन इजिकल टू tan इनवर्स x लेस देन इजिकल टू पाई बाय 2 आएगा, ठीक है ना। अब tan छोटे एंगल का tan छोटा होता है, बड़े एंगल का tan बड़ा होता है। tan तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, सब में tan लगा दो, tan लगा देंगे तो tan 0 का मान 0, tan इनवर्स x x हो जाएगा, tan पाई बाय 2 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक हो सकती है। अब 0 से, इसमें तो नेगेटिव वाले मान भी दे रखे, ठीक है ना, यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी, इसमें तो x के नेगेटिव मान भी है, इसमें भी x के नेगेटिव मान है। तो हमारी बातों को सेटिस्फाई करने वाला यहाँ पर एक ही ऑप्शन दे रखा है। तो इन ऑप्शनों के हिसाब से अगर आंसर लगाना पड़ेगा तो अपन कौन सा ऑप्शन यहाँ पर उठाएंगे? बी ऑप्शन अपन यहाँ पर उठाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपके क्विज 18 के सभी सॉल्यूशंस। आई उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने अपने डाउट जो है वो दूर कर लिए होंगे। अब फटाफट से टेलीग्राम पर जाकर के क्विज नंबर 19 को सॉल्व कीजिएगा, उसके आंसर उसके कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम पर डेली क्विज हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, डेली फॉर्मूला पोस्ट आप लोगों को मिल रही है, डेली शाम को जो है लाइव क्लास में आप लोगों के लिए लगाता हूं, जिसमें अपन लोग अभी PYQ सॉल्व करवा रहे हैं, और धीरे धीरे और भी बेटर प्लान हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। शाम को 7 बजे से फ्री यूट्यूब बैच हमारा चल रहा है, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की कंप्लीट तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, ठीक है। जो बच्चे रिपीटर्स हैं उनके लिए अलग से हम एक पेड प्लान लेकर के आ रहे हैं, जो उसको ज्वाइन करना चाहें वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऐप पर हमारी एप्लीकेशन है ओम ज्ञान केंद्र के नाम से, इस पर आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी वो कोर्स लॉन्च होगा न्यू ईयर पर, ठीक है ना। और जो फ्रेशर बच्चे हैं जो बिल्कुल नए सिरे से अपनी तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं 0 to हीरो वाले बैच के लिए, तो उनके लिए भी हम लोग नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं न्यू ईयर पर, तो वो भी हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं ओम ज्ञान केंद्र पर। और जो बच्चे 3 क्लासेस लेना चाहते हैं तो उनके लिए डेली शाम को 7 बजे से, ठीक है ना, हमने फ्री यूट्यूब बैच भी हमने उनके लिए लेकर के रखा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन करके रखें और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें टेलीग्राम की और यूट्यूब की, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बराबर मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।